अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे के हवाले से, जहां शाम में 24 साल तवील इक़्तिदार के बाद सदर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया और वह मुल्क से फरार हो गए हैं। शामी बागियों की तरफ से सरकारी टीवी पर दमिश्क की आज़ादी का ऐलान किया गया और इसके बाद हज़ारों अफराद ने दारुल हुकूमत के मरकजी इलाके उमिया चौक पर जमा होकर आज़ादी का जश्न मनाया। बागियों का यह कहना है कि दमिश्क अब असद से आज़ाद है और उन्होंने शाम की जेलों में कैद हज़ारों अफराद की रिहाई के साथ साथ उसके नए दौर के आगाज़ का ऐलान किया है। रॉयटर्स के मुताबिक शामी फौज के अफसरान ने इस बात की तस्दीक की कि बशार अल असद इतवार के रोज़ दमिश्क से किसी नामालूम मकाम के लिए रवाना हो चुके हैं। बागियों ने भी दावा किया कि वो दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके हैं और फौज की तरफ से मज़ाहमत का कोई इशारा नहीं मिल रहा। इस दौरान दमिश्क एयरपोर्ट से शामी एयरलाइन का एक तैयारा परवाज कर गया जो इब्तदा में साहिली इलाके की तरफ रवाना हुआ था, ताहम कुछ वक्त बाद इसका सिग्नल गायब हो गया, जिससे यह कयास किया जा रहा है कि बशार अल असद या उनके करीबी अफराद में से कोई इस तैयारे में सवार था। और अभी इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि बशार अल असद अपने अहले खाना के साथ रूस पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शामी बागियों ने दमिश्क की आज़ादी और बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान किया, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने तौर पर मुल्क में हुकूमती इदारों की निगरानी का जिम्मा लिया है। शाम के हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसके बाद हुकूमती इदारों पर कब्जे से रोकने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं और कहा है कि फौजी कार्रवाई के दौरान शहर की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस तब्दीली के बाद आलमी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियाँ होंगी और क्या ये तब्दीली तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा साबित होने वाली है, इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर बैन अक़वामी उमूर और साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाम में जिस तरह से बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, बागियों ने जिस तरह से दमिश्क पर कब्जा किया है, आलमी सतह पर आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के असरात इस पर मुरतब होंगे? आपका क्या ख्याल है इस तब्दीली का मशरिक़ वस्ता की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, सुबह बखैर। यकीनन यह जो बहुत बड़ी तब्दीली है, इसमें जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो दुनिया का है उसमें भी फर्क आएगा और ख़ास तौर पर रीजनल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप उसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। ये एक बिल्कुल इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। और ये जो आपने देखा वाकया कल का असद के फाल होने का, हुकूमत ख़त्म होने का, ये वाकया को एकदम आनन फानन तो नहीं हुआ है। यकीनन आखिरी 13 दिन इम्पोर्टेंट थे। आखिरी 13 दिन में ज़्यादा फोर्स के साथ और ज़्यादा मोमेंटम के साथ सारा हुआ, लेकिन उससे पहले आप देखें कि इसकी तैयारियां करने में कितना अरसा लगा, क्योंकि 13 साल से तो कामयाबी नहीं हुई थी। तो फिर ये क्या बात हुई कि 13 दिन में ये कामयाबी हो गई? हुआ कुछ मंजरनामा कुछ इस तरह है कि इजराइल ने पहले जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ईरान की जितनी भी ताकत थी उसको ख़त्म की और काफ़ी हद तक मध्यम कर दी। एक तो उसमें हिजबुल्लाह हो गया, दूसरा उससे पहले हमास का उन्होंने किया, तीसरे नंबर पे रह गया था इराक के जो जंगजू यहाँ असद का साथ देते थे, असद की तरफ से लड़ते थे, उनको उन्होंने काफ़ी न्यूट्रलाइज किया। तो उसके बाद फिर रेबल्स को मज़ाहमत जो मिलनी होती थी ग्राउंड फोर्सेस से, वो ख़त्म हो गई। और रशिया जो वहाँ मौजूद था, जो ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट करता था, और ग्राउंड फोर्सेस में हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे, उसमें इराक के जंगजू थे जो कि इराक के मिलिशिया ग्रुप के, और बशर अल असद की अपनी फोर्स थी। जब तीनों ये ग्राउंड पर जाकर मुकाबला करते थे तो उससे पहले रशियंस को तकरीबन 1400 के करीब, 11 से 1400 के करीब सॉटीज के जरिए उन टारगेट्स को, यानी कि रेबल्स यानी कि बागी उनको न्यूट्रलाइज करता था। और न्यूट्रलाइज के इसलिए वो आगे नहीं आ सकते थे। जब ये मामला मध्यम होना शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन में ज्यादा उलझना शुरू हो गया, ग्राउंड फोर्सेज खत्म हो गई। खत्म से मुराद ये हिजबुल्लाह अपने मामलात में उलझ गया, उसको जितनी ज्यादा बम्बार्डमेंट के जरिए नुकसान पहुंचा हिजबुल्लाह को, इसी तरह हमास को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और अब इस बात की तस्दीक मैं तो अपने मजमून में लिख चुका हूं कल, और साथ में मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूं कि ये तो एक तैयारी के साथ यहाँ तक बात आई है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये दावा कर लिया कि हमने जी इसीलिए ये जो कामयाबी हुई है ये इसी वजह से हुई है कि हमने ईरान के एक्सेस को जो न्यूट्रलाइज किया है, उसको खत्म किया, इसलिए कामयाबी हुई। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये तो इसराइल की फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ शाम में नहीं, शाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि बशार अल असद हुकूमत के अहम इत्तेहादियों खासतौर पर रूस और ईरान के लिए भी ये एक नाकामी का सामना है। अब आप उनका रिस्पॉन्ड किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखें, यहाँ तक गए हैं कि कल बागियों का नाम तो खैर वो ले रही हैं, यकीनन बागी भी उसमें शामिल
कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन ये ख्वाहिश तो शुरू से रही है इजराइल की कि वहाँ सफारत खाना ईरान का ना हो। उसको कल बम से उड़ा दिया, बारूद से पूरे सफारत खाने को। दुनिया में इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किसी मुल्क का सफारत खाना दूसरे मुल्क में हो, चाहे उसमें हुकूमत चेंज भी हो, तो उसमें उसको बारूद से उड़ा दिया जाए। और हमें याद है कि इजराइल ने बम्बार्डमेंट पहले भी की हुई है उसी सफारत खाने पर, उसी कौंसलेट पर। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि अब इजराइल का इन्फ्लुएंस, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम अपने बाउंड्रीज के नजदीक किसी भी दुश्मन की प्रेजेंस को नहीं देखना चाहते, तो उन्होंने ये करके दिखला दिया। अगर आप इसका अहाता करें तो 1948 से अहाता करें, 1956 में जंग हुई इजराइल की और इजिप्ट की स्वेस पर, 1967 में अरब ममालिक के साथ हुई, 1973 में योम कपूर की लड़ाई हुई, 1982 में हुई। ये तमाम जो लड़ाइयाँ हुई, हर लड़ाई के बाद इजराइल मजबूत होता गया। अब इजराइल का इन्फ्लुएंस यहाँ भी हो गया। अब आपका पता है कि रीजन पे क्या असर पड़ेगा, जाहिर है इजराइल का इन्फ्लुएंस। और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ग्रेटर इजराइल से, और क्यों करता हूँ, वो इसलिए कि जब ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई 1897 में, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि ग्रेटर इजराइल भी होगा, इजराइल बनेगा, ग्रेटर इजराइल होगा, और बाकी तमाम लवाजमात कि किस तरह इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाएगा ज़ायोनिज्म का। तो वो उसी तरीके से अनफोल्ड हो रही है सिचुएशन। और इजराइल तो कहता है, वो जूस तो कहते हैं कि ये उनका प्रॉमिस्ड लैंड है, यानी कि उनको उनके मजहब में ये उनका हक है कि समय। तो ये तो खैर इस बात को मैं इधर छोड़ते हुए आगे चलता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में क्या मंजरनामा नजर आता है। अब जब सारे ये टारगेट्स न्यूट्रलाइज हो गए, अब बचा कौन? इमीडिएट तो बचा ईरान। अब ईरान के लिए जरा थोड़ी सी सख्तियां नजर आ रही हैं आगे, और वो इसलिए नजर आ रही है कि ईरान का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, होती हो गया, मास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, मिलिशिया हो गई इराक की। यही जब खत्म हो जाएंगे, खुद तो तकरीबन खत्म हो ही गए, आप देखें फिलहाल, क्योंकि वैसे तो ये आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं होती है, वो दोबारा उभर आएगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि खत्म हुई है, फिलहाल तो एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है इन तमाम तंजीमों को। जी हाँ, जाहिर है, वो तो मैंने बता दिया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कल इसको खुद दावा कर लिया कि हमने ये किया है। अच्छा, अब रहा सवाल कि बड़ी पुरानी ख्वाहिश है इजराइल की कि ईरान के कुछ टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, और वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था। अब महसूस होता है कि ईरान पर सैंक्शन भी मजीद लगाने का सामने मंजरनामा नजर आता है, और साथ साथ ईरान पर हमला करने की भी तैयारी में इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है तीसरी ये जो बड़ी तब्दीली है, तीसरी आलमी जंग का पेशखमा भी साबित हो सकती है? बहुत चीजें उस तरफ जा रही हैं। तीसरी आलमी जंग का मतलब है न्यूक्लियर वार। वो तो खैर पूरी दुनिया की म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, वो तो कहीं मंजरनामे पे नजर नहीं आती। जब से न्यूक्लियर न्यूक्स जो है दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने हासिल कर लिए हैं, उसके बाद से आपने देखा कि ऐसी कोई जंग जो है वो एक्सीडेंटल कोई बात ऐसी हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल करते करते दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वो यस कन्वेंशनल वार हो सकती है, बाकी चीजें हो सकती हैं, नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन यह है कि आपका इशारा रशिया और चाइना की तरफ है। रशिया का यकीनन इंटरेस्ट है ईरान में, और चाइना का यकीनन 400 बिलियन का तो उन्होंने अपना मुआहदा किया हुआ है अगले 10-20 सालों में, तो वो उनका इंटरेस्ट है। लेकिन चाइना कभी भी अगले 10 साल तक मंजरनामे पर अपने फौजियों के साथ नहीं आना चाहता है। वो अपने सॉफ्ट पावर को मुसलसल बरकरार रखना चाहता है, छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेता है। रशिया अकेला नहीं कूदेगा, क्योंकि रशिया काफी यूक्रेन में उलझा हुआ है, और अब यूक्रेन की जंग ट्रंप के आने के बाद खत्म होती नजर आ रही है। उसके बाद जब रशिया फारिग होगा तो चंद वायदों के बाद फारिग होगा, ट्रंप के होते हुए नहीं मालूम होता कि वो तीसरी जंग की तरफ ये माइल होंगे। लेकिन एक्सीडेंटली आप इसको नहीं पेशखमा कर सकते हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड अब बहुत तेजी से फैलेगा और यूक्रेन में उलझा हुआ है, और अब यूक्रेन की जंग ट्रंप के आने के बाद खत्म होती नजर आ रही है। उसके बाद जब रशिया फारिग होगा तो चंद वायदों के बाद फारिग होगा, ट्रंप के होते हुए नहीं मालूम होता कि वो तीसरी जंग की तरफ ये माइल होंगे। लेकिन एक्सीडेंटली आप इसको नहीं पेशखमा कर सकते हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड अब बहुत तेजी से फैलेगा, और उस फैलावे में बहुत सारे इस्लामिक ममालिक आ जाएंगे
पाकिस्तान किस तरह उससे मुबर्रा होता है ये भी मुस्तकबिल आगे बताएगा, लेकिन प्रेशर बहरहाल पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद अब शाम में दाखिली अमन कायम करने के लिए आपको क्या लगता है, किस किस्म के इक़दाम किए जा सकते हैं? इसमें आलमी अमन मिशन की जरूरत भी पड़ेगी? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर नॉलेज है कि इन जंगजुओं की पुश्तपनाही कौन कर रहा था। हमारे दोस्त ममालिक कुछ कर रहे थे, नाम लेना मुनासिब नहीं, तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है, तो वही मदद करेंगे ताकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रहे कि सीरियन खुद भी बहुत पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और सीरियंस ने देखें आपने कल ही उन्होंने अनाउंस किया और किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम जैसे लोग, यानी हमारे जैसे लोग जो हैं वो अपने इमलाक के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि सीरिया में इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतने जुल्म तादी हुई, जिसमें कि कोई 5 लाख अफराद लुक़्मा अजल हो गए, उनको मार दिया गया, और 12 लाख अफराद घर से दरबदर हो गए, यानी कि डिस्प्लेस हो गए। लेकिन उसके बावजूद जब वो दाखिल हुए, इतनी मुसीबतों और इतनी कुर्बानियों के बाद, तो अपनी अमलाक को उन्होंने अपनी स्टेट के, अपनी रियासत के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि हमारे यहाँ सबसे पहले रियासत के अमलाक के पीछे पड़ जाते हैं हमारे लोग, क्योंकि वो तालीम का मामला है, वो आगही का मामला है। तो सीरियन एक बहुत पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन है, वो इस चीज़ को समझती है, तो वो संभाल लेंगे, महसूस होता है संभाल लेंगे, क्योंकि उनको हर लिहाज से मदद मिलना शुरू हो जाएगी। और जो बाइडन ने भी कल अनाउंस कर दिया है कि जी हम सीरिया में चाहते हैं कि वो अब अमन अमान रहे, लेकिन साथ में 75 बम्बार्डमेंट की है उन्होंने सीरिया में। 7 तारीख यानी कल के दिन इजराइल के साथ मिलके, इजराइल का मैं नाम ले रहा हूँ, मिलके बम्बार्डमेंट की है दाइश पर। तो दाइश उनको पसंद नहीं है, हालांकि दाइश को कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी सपोर्ट कर रही हैं, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन दाइश को वो बम्बार्डमेंट उन्होंने की है, क्योंकि उनको खतरा है कि दाइश, क्योंकि अब नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया कि अब तो हमारे लिए आसान हो गया है कि हम अपने हॉस्टेजेस छुड़वा लेंगे, यानी कि हिजबुल्लाह को हमने मार दी है, और साथ में हमने हमास को भी। अब उन पर इतना प्रेशर आ गया है, जब देखेंगे कि सीरिया की सपोर्ट भी खत्म हो गई, तो इतना प्रेशर आ गया है कि अब वो खुद ब खुद हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, और लगता भी यही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी सख्ती गाजा पे करके जब तक ट्रंप टेक ओवर करेगा, उस वक्त तक जो बाकी रही सही कसर है पूरी करके। और बड़े मजे की बात है, ट्रंप ने कल बयान दिया है कि भाई ये इजराइल को चाहिए कि गजा की जंग बंद करे, लेकिन जरूरी है कि अपनी फतेह हासिल करे। तो उसको फतेह हासिल करने में भी कुछ दिन लगेंगे, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि और सख्ती मुझे नजर आ रही है गजा पर, फलस्तीन, गजा के लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से शामी हुकूमत का अब ये खात्मा हो चुका है, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की अब जो वहाँ पर फोर्सेज मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर एक जामे सियासी मुआहिदा, आपको लगता है ये किस तरह से पॉसिबल होगा? इसके लिए क्या इक़दाम होंगे? लेकिन सियासी मुआहिदा किसके साथ? असद रजीम तो फॉल्ट हो गई है, उन्होंने रेजिस्टेंस तो नहीं दे सके। एलावाइट्स जो है वहाँ माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ सुन्नी प्रोपेल्ड एंड पावर्ड हुकूमत कायम हो जाएगी। लेबनान में भी आगे जो मंजरनामा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह को जो शेयर मिलता था हुकूमत में, वो खत्म हो जाएगा। सुन्नी एम्पावर्ड हुकूमत लेबनान में भी आ जाएगी। यही ख्वाहिश थी चंद गल्फ कंट्रीज के, ज़्यादा सारे गल्फ कंट्रीज की भी यही ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अमेरिका भी खुश, इजराइल भी खुश, और उसके बाद ये उसमें मुआहिदा किससे करें? वो इजराइल जो अपोजिशन ग्रुप हैं सीरिया में, उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो आपस में ही अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कायम रहने के लिए कहा है कि आप कंटिन्यू करें। उनके बहुत सारे सफीर बहुत सारे ममालिक में, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जो सीरिया के सफीर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जी मेरी बात हो गई है, नई जो अपोजिशन फोर्सेज हैं और मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ। तो ये मामला आपको, और अभी शाम के इस मौजूदा बहरान के दौरान आलमी सतह पर जो मुस्लिम दुनिया की हिमायत है, उसके असरात हैं, वो किस तरह से शाम के फ्यूचर को तश्कील दे सकते हैं? शाम के फ्यूचर में आपने देख लिया कि रशिया ने कह दिया है कि जी पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, तो बाकी तमाम ममालिक भी वो इसी किस्म के डिप्लोमेटिक बयान आएंगे कि अमन अमान होना चाहिए, एक दूसरे से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, और सिविल ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए, रीबिल्डिंग शुरू हो जानी चाहिए। इस किस्म के बयान आएंगे, और वो तो नई हुकूमत तो सारे तस्लीम कर लेंगे यके बाद दीगरे। आज से शुरू हो जाएगा जैसे हुकूमत काम होती, इसमें तो कोई उसमें शक की बात नजर नहीं आती है। यही सामने जो है इमर्ज हो रही है बातें, उसके मुताबिक वर्ल्ड को कोई एतराज नहीं इसमें होगा।
क्योंकि वर्ल्ड तो हमेशा वो तो आईसीसी तक भेज दिया था असद का केस, तो वर्ल्ड तो हमेशा एतराज करती थी कि वहाँ बहुत बर्बदियत हो रही है। और हुकूमत खाने तो अभी जिस तरह खुले हैं वहाँ, ये हमने देख भी लिया है कि किस किस्म के हुकूमत खाने वहाँ खुले हैं और किस तरीके से वहाँ लोगों को कैद बंद में रखा गया था, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, तख्तेदार पे चढ़ाया जाता था। जिस दिन ये यानी कि कल के दिन 54 अफराद हर उम्र के लोग जिसमें उनको तख्तेदार पर चढ़ाना था, वो बच गया इस मामले में। तो इस तरह रोजाना का वहाँ ये मामूल था, ये भी दुरुस्त है क्योंकि 54 साल की ये जो एक खानदान की वहाँ हुकूमत थी, उसमें आखिरी 24 साल बशर असद की, उसमें यकीनन लोग उससे तंग भी थे, काफी ज्यादा तंग थे। तो उसमें कोई ऐसी मोहब्बत नहीं थी। लेकिन पिछले 13 सालों में जब उसको रशिया की सपोर्ट मिली असद को और बच गया वो अरब स्प्रिंग के ज़माने में, तो उसके बाद उन्होंने कोई अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए या कोई उनको एम्पावर करने के लिए खास कोई काम नहीं किया। आपने देख लिया कि उसका कोई पेशमा अच्छा ना निकला और उनको लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, आपका क्या ख्याल है वहाँ पर कौन सा ऐसा गिरोह है जो शाम में इक़्तिदार की तश्कील के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है? जी, वहाँ HST जिसने कि तमाम छोटे मोटे बड़े हर किस्म के ग्रुप को साथ में लाके और वो सीरियंस का नारा लगा रहा है, सीरिया के फलाह बहबूद का नारा लगा रहा है। लेकिन ऐसे ग्रुप में क्योंकि जंगजू भी हैं और वो जंगजू उन पर सैंक्शंस भी हैं, उसमें पुराने दाइश के लोग भी हैं, अलकायदा के लोग भी हैं, तो उनकी छांटी करना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस पर नजर रखने के लिए वो इजराइल और अमेरिका है, और जब तक कि इजराइल और अमेरिका को उनसे नुकसान नहीं पहुंचता, उनके लिए हर शख्स काबिल कबूल है, कोई मसला उनके लिए नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त इस काबिल होंगे कि वो इजराइल के मामलात यानी गोलान हाइट पे चढ़ बैठेंगे। जो उनका सबसे बड़ा सरबराह है वो खुद गोलान का रहने वाला है, जिसने कि सारी ये तहरीक को कामयाब बनाया है। तो लेकिन गोलान हाइट्स कोई ऐसा नहीं होगा कि ये जाके अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे जो कि 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था। तो लिहाजा जब अगर वो किसी को छेड़छाड़ नहीं करती है ये हुकूमत जो आने वाली सीरिया में, तो उनको कोई एतराज़ नहीं है, ना अमेरिका को ना इजराइल को, बल्कि उनका मकसद पूरा हो जाता है। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो गई, इन्फ्लुएंस बढ़ गया, अब्राहम अकॉर्ड आगे बढ़ता जाएगा और उनकी आउटरीच और उनका इन्फ्लुएंस इस्लामिक दुनिया पर बढ़ता जाएगा। ट्रंप आएंगे, जिस तरह के 54 ममालिक के सरबराहों ने उनको सलाम किया था जब वो आए थे सऊदी अरब में अपने दौर में, दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बस सारे के सारे इस मामले में इस काबिल ही नहीं है कि अब कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस पेश कर सकें। फ़लस्तीनियों को शराइत कबूल करनी होगी और उस शराइत के तहत वो जिस तरह वेस्ट बैंक में सेकंड ग्रेड के सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं या इजराइल में उसी तरह रहना शुरू हो जाएंगे गाजा में। तो ये सिलसिला आगे तो क्लियर रोड मैप सा नजर आता है और हमारी दुआएं साथ हैं। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये करंट सिचुएशन शाम में 24 साल तवील इक़्तिदार के बाद बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हज़ारा की अगली फाइट का ऐलान बॉक्सिंग के शायकीन के लिए एक बड़ी खबर है। आसिफ हज़ारा जो अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए मारूफ हैं, अब आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करने के लिए तैयार हैं। उनकी अगली फाइट रवां माह 14 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर गेना ब्रायन के साथ होने जा रही है, जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC एशिया पैसिफिक टाइटल के लिए होगी। ये फाइट सुपर फ्लाईवेट कैटेगरी में होने जा रही है और दोनों बॉक्सर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आसिफ हज़ारा की पिछली कामयाब फाइट, जिसमें उन्होंने इंडोनेशियाई हरीफ हेमिसन लिमांडो को शिकस्त दी, उनके आलमी करियर में एक अहम संग मील साबित हुई। इस फाइट के बाद आसिफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो इस इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे और उनकी कामयाबी के पीछे पाकिस्तानी शायकीन की हिमायत का भी बड़ा हाथ है। अब 14 दिसंबर को होने वाली इस अहम फाइट में आसिफ हज़ारा के पास एशिया पैसिफिक टाइटल जीतने का शानदार मौका है। अगर वो ये फाइट जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी आलमी सतह पर शोहरत में मजीद इजाफा होगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा।
पाकिस्तान में बॉक्सिंग के शायकीन आसिफ हज़ारा के लिए पुरुमीद हैं और दुआ गो है कि वह सालमी चैलेंज में कामयाब हों, क्योंकि उनकी कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ होगी बल्कि आलमी बॉक्सिंग दुनिया में भी एक अहम मकाम हासिल करने का बाइस बनेगी। आसिफ हज़ारा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी जैसे अगली फ़ाइट 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में है, इस फाइट के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। और दूसरी बात है अस्लम भाई कि मेरा करियर का सबसे बड़ा फाइट है, WBC ऑस्ट्रेलियन टाइटल है, और जो मैं इसके लिए बहुत मेहनत की। 6 मंथ से यहाँ पर कैंप है और मैंने सब कुछ दाव पे दिया, बता अपना गाड़ी भेज के इसके लिए हमने तैयारी की है। और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। इंशाल्लाह मैं तक फिर इंशाल्लाह फाइट विन करके अपने कंट्री का नाम रोशन करूँगा। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और हिंदुस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुट्टो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करे और मुझे नेक्स्ट फाइट के लिए सपोर्ट करे ताकि मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयारी करूँ। इस बात के बाद इंशाल्लाह मेरा फाइट वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह मैं जीत करूँगा। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ये तमाम फाइट जीतें। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी गाड़ी बेची है और खुद से फिर सारा खर्चा आप कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही? जी बिल्कुल, मैंने अपना गाड़ी फरोख करके तैयारी की है। 6 मंथ का कैंप यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कोच को फीस पे किया, ट्रेवल का आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में $1 चलते हैं, फिर कोई सपोर्ट नहीं था। बीच से मैंने भी मिला था, उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे ईमेल किया, उसको ईमेल भी किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने अपना गाड़ी बेच कर उसकी तैयारी की क्योंकि मेरा करियर का सबसे बड़ा फाइट है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे सपोर्ट करे। ठीक है। अच्छा, आपकी जो पिछली फाइट थी उसमें इंडोनेशिया हरीफ हेमिल्टन लिमांडो के खिलाफ आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी के बाद मज़ीद हौसला बढ़ा कि अब आगे का सफ़र ज़रा तेज़ी से तय करना है? जी बिल्कुल, इस कामयाबी के बाद रास्ता खुल गया कि मुझे ये थे अपने साथ ऐद किया था कि मैंने इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल जीतने अपने कंट्री के लिए, और मैं दिन ब दिन मेहनत कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जा रहे और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये फाइट जीत के फिर वर्ल्ड टाइटल भी अपने कंट्री के लिए जीतूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके लिए जिस तरह से WBC एशिया पैसिफिक टाइटल है, ये जीतना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी जीत के बाद आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये WBC ऑस्ट्रेलियन टाइटल जो मेरे फाइट का करियर का सबसे बड़ा फाइट है, वो जो मैं ये विन करूँगा और आगे के लिए बहुत रास्ता हमवार हो जाएगा ताकि मुझे स्पॉन्सर मिल जाए अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, बड़े बड़े शो के लिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और पाकिस्तानी बॉक्सिंग के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उसका रास्ता खुल जाएगा बॉक्सिंग की दुनिया में और पाकिस्तानी बॉक्सर आगे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे आसिफ, हम देख रहे हैं कि जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, वो बड़े जोशो जज्बे में हैं। सोशल मीडिया पर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। ये जोशो जज्बा देखकर कैसा महसूस होता है कि इसको बरकरार रखना है, जीत कर ही वापस आना है? जी बिल्कुल, जब जो जज्बे इंसान देखते हैं वो यही फील करते हैं कि 25 करोड़ आवाम मेरे पीछे है और मैं इंशाल्लाह ये फाइट विन करके रहूँगा। और इससे इंसान बहुत मोटिवेट होता है कि हमारा जो लोग हैं, हमारे कंट्री के जो लोग हमारे साथ हैं हमेशा है, और मैं हमेशा अपने कंट्री के लिए दुआ को कि हमारे लोग, हमारे खुदा हमारे मुल्क को आबाद कायम रखे। ठीक है। अब अच्छा, जिस तरह अब इस मैच के लिए भी भरपूर तैयारी की जा रही है, किस तरह से फाइट की तैयारी होती है, क्या खास स्ट्रेटजी होती है? ऑब्वियसली जो ओपोनेंट होते हैं उनकी गेम को भी देखा जाता है, डाइट प्लान को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड हो जाती है। जी बिल्कुल, 6 मंथ का जो ट्रेनिंग कैंप था वो बहुत हार्ड था और कोच उसी के गेम के मुताबिक ट्रेनिंग करवाते हैं उन लोगों को ताकि उसका जो नेक्स्ट टाइम जिसका फाइट जो मुझे गलती हुई थी, मिस्टेक हुए थे, उसको दोबारा कह रहे कि नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह हर कदम हर दिन जो है हम लोग उसी के मुताबिक ट्रेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसी प्लान के मुताबिक आगे जा रहे हैं। और आपको पता है बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा जो होते हैं उसमें वेट लूजिंग होता है, जो आजकल हम लोग डाइट पे और कुछ आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेट लूज कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार फिर ठीक है फाइट विन करके अपने करियर का सबसे बड़ा फाइट जीतूंगा। ठीक है। और आसिफ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी एम्बेसी है, वहाँ से किसी किस्म की सपोर्ट हो? नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी से मैंने रब्ता किया तो वहाँ पे गया तो मिलने के लिए उन्होंने कहा कि आप मुझे
अपने फाइट के लिए ईमेल करे और स्पॉन्सरशिप की बात करते। फिर मैंने ईमेल किया लोगों को, फिर बाद में तक रिस्पॉन्स नहीं आया ईमेल का। ठीक है, और पाकिस्तान में बॉक्सिंग को फ़रोग देने के लिए आपकी क्या तजावीज़ हैं? किस तरह से आपकी नज़र में जो पाकिस्तानी बॉक्सिंग है उसको आलमी सतह पर कैसे मज़ीद पज़ीराई मिल सकती है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बॉक्सिंग का जो फेस है उस्मान वजीर है, माशाल्लाह वो बहुत काम कर रहे हैं बॉक्सिंग के लिए, और बाकी बॉक्सरों को भी काम करना चाहिए। जैसा हमारे सीनियर बॉक्सर्स है, सबको मिलकर इकट्ठे रहकर काम करना चाहिए बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए, ताकि पाकिस्तान से मजीद वर्ल्ड चैंपियन निकले। ठीक है, लेकिन आसिफ हम ये देखते हैं कि बड़ा मुश्किल खेल है, इसमें ऑब्वियसली अपने आप को भी बचाना है, अगले फाइटर को भी उस तरह से पंच करना है कि उसकी भी ज़िंदगी किसी तरह से ख़तरे में ना हो। तो ये हम देखते हैं कि हम केपी साइड से देख लें या बलूचिस्तान साइड से देख लें, बहुत हमारे ऐसे नौजवान हैं जो इस फाइटिंग में अब आगे निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक शौक है, खासकर कबायली लोग में से बहुत इन्वॉल्व है, कैसे जैसा कि बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यहाँ के जो लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं इस गेम में। और खासकर बलूचिस्तान में जो हमारे जो लोग हैं, हज़ारा कमेटी के लोग में बॉक्सिंग बहुत लोग शौक से खेलते हैं और शौक से देखते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि भी हमारे तरह। ठीक है, अच्छा, जिस अगीना ब्रायन के खिलाफ आपकी तैयारी में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं भी आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए को इग्नोर किया कि मुझे सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैंने अपना ट्रेनिंग जारी रखी और मैंने कहा कि इंशाल्लाह फाइट विन करके फिर आगे रास्ता खुल जाएगा। पर अगर उन्होंने स्पॉन्सर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया फिर मैं दिल चोटा नहीं किया, फिर हमने दिल लगा के ट्रेनिंग किया, मैंने हार्ड वर्क किया, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट 14 दिसंबर का आप सब देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है आसिफ, होम कंट्री तो आपका पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान की हिमायत का वजन उठाना आपके लिए मुश्किल है, या फिर आप इसे अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, अपनी ताकत समझते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी लोगों को बस सिर्फ दुआ ही चाहिए और इंशाल्लाह जीत के रहूंगा। ठीक है, और जो अपकमिंग फाइटर्स हैं या बॉक्सर्स हैं उनको अगर कोई मैसेज देना चाहते हो आप? कमिंग बॉक्सर कहिए कि आप लोग हार्डवर्क करें, क्या इस चक्कर में ना रहे कि कोई सपोर्ट नहीं है, स्पॉन्सर नहीं, फिर भी अपना दिल चोटा ना करे और मेहनत जारी रखे, इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह खुद बनाते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल खेल है, उसमें आपको ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त चाहिए होती है, आपको डाइट बड़ी अच्छी चाहिए होती है, आपको कोचेस अच्छे चाहिए होते हैं जो कि फिर उस तरह से अवेलेबल नहीं होते। जी बिल्कुल, जहाँ तक आपकी बात देखे तो बिल्कुल सही कह रहे, पाकिस्तान में जो कोचेस नहीं है, न कुछ न्यूट्रिशन है, न कुछ डाइट सही प्लान है ना, फिर यहाँ तक आने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए बंदे को, फिर भी रास्ता खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब इंसान मेहनत करते हैं, इसका नियत साफ हो, मंजिल आसान होते हैं, फिर इंशाल्लाह बहुत दिन दूर नहीं कि वो आलमी सतह पे अपना नाम कमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ शाह हज़ारा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आपने हमें ज्वाइन किया था। बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से आपकी अपकमिंग फ़ाइट के लिए। 14 दिसंबर को ये फ़ाइट होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आसिफ एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ लोग खेल के मैदान में अपनी महारत से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी काबिलियत से कायनात के उसूलों को चैलेंज करते हैं। ये कहानी न्यूजीलैंड के 57 साला रिचर्ड्स की है, जिन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत और बेमिसाल मेहनत से स्क्रैबल की दुनिया को हैरान कर दिया है। नाइजल एक आम इंसान मगर गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। उनका सफ़र सिर्फ अल्फाज के खेल का नहीं है, बल्कि हिम्मत, लगन और यकीन का एक अनोखा मुजाहरा है। हमारी स्क्रीन पर भी आप कुछ मनाजिर देख रहे हैं। 2015 में दुनिया ने पहली बार उनकी सलाहियत का लोहा माना जब उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान की स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती। बावजूद इसके कि वो फ्रांसीसी ज़बान बोलने से कासिर थे, ये कोई जादू नहीं बल्कि उनकी मेहनत, हिकमत अमली और लगन का नतीजा था। और आज 2024 में नाइजल ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। हिस्पानवी ज़बान जिसके वो एक लफ्ज़ तक से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन इस ज़बान में स्क्रैबल खेलकर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने न सिर्फ स्क्रैबल की दुनिया बल्कि हर उस इंसान को हैरत में डाल दिया जो ये सोचता है कि कामयाबी सिर्फ माहिरीन की मिरास है। तसव्वुर कीजिए एक खेल जिसकी बुनियाद अल्फाज पर है और वो अल्फाज एक ऐसी ज़बान में है जो आप नहीं जानते हैं। नाइजल ने सिर्फ हिस्पानी अल्फाज की फहरिस्त को याद किया, उनकी तरतीब को समझा और खेल के उसूलों को अपनी जहानत के जरिए फतह कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक खेल जीतने की नहीं है बल्कि इस यकीन की भी है कि कोई भी रुकावट आपकी राह में हायल नहीं हो सकती है अगर आप में हिम्मत है, आप में लगन है। कुछ लोग नाइजल के इस कारनामे को महज इत्तफाकी या फिर चालाकी समझते हैं, लेकिन ये उनके अज़्म, सब्र और जहनी सलाहियतों का जीता जागता सबूत है, क्योंकि वे पहले भी कर चुके हैं।
दुनिया उन्हें दी टाइगर वुड्स ऑफ स्क्रैबल कहती है और वो बजा तौर पर इस लक़ब के हकदार हैं। नाइजल ने साबित किया है कि ज़बान एक हद तक हो सकती है, लेकिन अक्ल, हिकमत और मेहनत के आगे ये हद भी मिट सकती है। और जिस तरह से उनकी ये अचीवमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नियो की स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिस तरह से स्क्रैबल के वो मास्टर बने हैं और अब किसी भी ज़बान में उनको ये अबूर हासिल है कि वो इस गेम को जीतने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। फ्रांसीसी ज़बान में भी 2015 में वो जीत चुके, जब उन्हें फ्रांसीसी ज़बान नहीं आती थी। अब हिस्पानवी ज़बान में हमने देखा कि उन्होंने ये सीखा है और आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि ये गेम पाकिस्तान में भी अब खेली जा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो चैम्पियन बन चुके हैं। हमारे शो में बहुत से ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिन्हें हमने इनवाइट किया है और वो अपनी इस अकॉम्प्लिशमेंट को हमारे साथ शेयर भी कर चुके हैं। और इस खेल की एक नई जिद्दत फिर ये हो सकती है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नाइजल जो कि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, किसी भी ज़बान पर उनको अबूर हासिल है और वो किसी भी ज़बान में खेलकर जीतने की सलाहियत भी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहां सेनेटर फैसल वावडा ने हाल ही में दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी कॉल का मकसद ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ दबाव डालना है। उनका कहना था कि 14 तारीख को इस दबाव का असर खत्म हो जाएगा। फैसल वावडा ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। ताहम PTI के सियासी कदम और उनके अपने मुतालबात इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की सियासत में तनाव बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के हवाले से उनकी बहन अलीमा खान के दावों पर पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल सामने आया है। अलीमा खान ने दावा किया था कि हुकूमत ने बानी PTI की 20 दिन में रिहाई का वादा किया था, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि उनका हुकूमत से इस हवाले से कोई रब्ता नहीं हुआ और ना ही हुकूमत ने उनसे ऐसा कोई वादा किया है। गौहर के मुताबिक ना तो उन्होंने हुकूमत से मुलाकात की थी और ना ही ऐसा कोई मुज़ाकरात का अमल जारी था। दूसरी तरफ PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान आलमी सतह पर फेक न्यूज़ के फैलाव के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई है। आलमी इदारे की फेक न्यूज़ वॉच डॉग रिपोर्ट में बताया गया कि PTI एहतजाज के दौरान बेबुनियाद और जाली खबरें फैलाई गईं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्त किया बल्कि एहतजाज की शिद्दत को भी बढ़ाया। इस रिपोर्ट में खास तौर पर वज़ीर दाखिला के हवाले से जाली खबरें, अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक मनगढ़ंत इत्तलात और पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पतालों में लाशों की जाली खबरें फैलाने का जिक्र किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पेशरफ्त से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से वज़ीर आज़म से मुकम्मल हिमायत हासिल की और कौम को यकीन दिलाया कि इस अहम टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से मुस्बत खबरें आएंगी। इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फैसल वावडा कह रहे हैं कि PTI की सिविल नाफरमानी कॉल का जो असल मकसद है वो फैज़ हमीद के केस पर दबाव डालना है। आप समझते हैं कि वाकई PTI इस तरह की हरबों का सहारा ले रही है या फिर सिर्फ एक सियासी चाल है? जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। जब फाइनल कॉल की बात की गई थी 26 नवंबर 24 नवंबर के हवाले से, उस वक्त भी सवालात उठे थे कि आखिर अचानक बानी PTI खान साहब को क्या सूझी कि उन्होंने कह दिया कि मैं फाइनल कॉल दे रहा। अब सिविल नाफरमानी की बात आ गई कि सिविल नाफरमानी में तलब भी कर दिया कि तमाम जो लोग गिरफ्तार हैं तमाम उनको रिहा किया जाए। तो फैसल वावडा साहब की बात में वजन तो नजर आता है कि आखिर क्या वजह है कि खान साहब ने 24 नवंबर वाली फाइनल कॉल जो कि नाकाम हुई थी और वो मतलूबा नतायज हासिल ना हुए जो वो लेना चाह रहे थे, और जिसकी वजह से आपने बताया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर PTI के बारे में ये तासुर आया कि ये फेक न्यूज़ चलाती है और मनफी प्रोपोगेंडा, बेसलेस खबरें चलाती है। तो कोई ना कोई रीज़न तो है कि क्यों 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी गई और साथ साथ फिर 14 दिसंबर की नाफरमानी की कॉल दी गई। लेकिन चूंकि एक तकसीम का माहौल है मुल्क में, सियासी तौर पर इतनी तकसीम है कि जो सच है वो सच भी इतना धुंधला हो जाता है सम टाइम कि हम एक चीज पे यकीन करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जो पहाड़ मैंने एक सर किया है अभी अगला पहाड़ भी नजर आ रहा है। तो इस अनसर्टन माहौल में, गैर यकीनी की सूरत हाल में, सियासी तकसीम की सूरत हाल में फिर हर चीज दुरुस्त भी होती है और हर चीज मशकूक भी होती है।
ठीक है, लेकिन पराशा साहब, फैसल बारा की अगर कुछ दावों की बात की जाए, कभी कभी सच भी साबित हुए हैं। एक और दावा कर रहे हैं कि गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, 14 तारीख से पहले ही जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। आपको क्या लगता है 14 तारीख के बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं? देखें, फैसल वाडा साहब की इनसाइड इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग रही है हमेशा, और उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, बल्ले का निशान नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि अक्सरियत पीटीआई को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था हुकूमत नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि खान साहब अंदर ही रहेंगे, खान साहब अंदर ही हैं। ये बात आपने एक और की हलीमा खान साहिबा के हवाले से, मैं जरा इस पे बात करना चाहता। हलीमा खान ने कहा कि 20 दिन में ऑफर आई थी खान साहब को रिहा करने की, अगर ये 24 नवंबर वाली फाइनल कॉल वाला एहतजाज डी चौक की वजह संजानी रुक जाता। इस पे कल बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी बात की, लेकिन गुज़श्ता रात मेरे अपने प्रोग्राम रूबरू में सरदार लतीफ खान खोसा साहब थे, उन्होंने तो तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ इस चीज का कि ये सारी बातें हुई, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर से अडियाला लाया गया। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी बुलाएं, मैं अकेला क्या बात करूं। ठीक है। खोसा साहब से पूछा कि ये इतना बड़ा मौका खान साहब की रिहाई का कि संजानी में आप लोग बैठ जाते और 20 दिन में खान साहब रिहा हो जाते, ये तो बड़ी अचीवमेंट होनी थी। तो लतीफ खोसा साहब ने जवाब दिया कि जब ये पेशावर में बात हुई तो फिर बुशरा बेगम ने कहा कि मेरी खान साहब से वो बात करवाएं पहले, तो वो चूंकि बात नहीं करवाई गई तो बुशरा बेगम ने कहा कि नहीं, फिर हम इस डील को नहीं मानते। तो संजानी की बजाय फिर वो डी चौक में इतना बड़ा क्राइसिस भी हुआ। लेकिन पराचा साहब, इन जो बातें आप कर रहे हैं वो दुरुस्त होंगी, लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर ने इन दावों को मुस्तरद क्यों किया? देखें, मैं अपनी लेट मी मेक इट क्लियर, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे जो खोसा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड मेरे शो में गुज़श्ता रात बताया, मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है। अब मैं ये दावा नहीं कर सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या जो मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी इंफॉर्मेशन। लेकिन मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं हम क़यादत में मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं। हलीमा खान कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं, लतीफ खोसा साहब कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस रद्द अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल मैटर्स हैं, अंदरूनी सफ़ों में फिर काफ़ी तकसीम है या फिर तनाज़े भी हैं। इस एक बयान को छोड़ें, सबसे बड़ी बात जो बुशरा बेगम साहिबा ने कही कि मैं अकेली थी, ये सब चले गए। और ऊपर से अली अमीन खान गंडापुर कह रहे हैं कि नहीं वो उनकी जाती राय है, मैं डिवीजन क्या, ये इससे ज्यादा इख्तिलाफ क्या होंगे। और यही प्रॉब्लम है जो बार बार हम भी कहते हैं बैठकर कि पहले अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। ये जो आए दिन एहतजाज करते हैं, कम अज कम आपके पास पार्लियामेंट का फोरम है, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करें, लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तो वो पिटीशन लग गई, जिन पिटीशन पे बड़ा चर्चा था, वो पिटीशन क्या थी कि 9 मई को जो वाक़यात हुए फौजी शोहदा की जो यादगारें हैं उनकी बेहरुमती की गई कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो पिटीशन लग गई। इसी तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से जो पिटीशन थी वो भी लग गई। तो जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, आईनी बेंच उनकी समाअत करेगा बैठ के। लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रीवेंस 100% कभी भी नहीं सुना जाता, ना हल होता है, लेकिन कम अज कम एक वो प्रोसेस तो चलता है, जिस प्रोसेस को हम जमहूरी कहते हैं, आईनी कहते हैं, कानूनी कहते हैं, उसकी तरफ तो कम अज कम अब चीजें बढ़ना शुरू हो जाएं। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से फेक न्यूज़ के हवाले से बात की गई, वॉच डॉग की रिपोर्ट में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान जो खबरें जिस तरह से फैलाई जा रही थी, जाली खबरों का जिस तरह से जिक्र किया गया, उनमें फेक न्यूज़ का सियासी एहतजाज, अवामी राय पर क्या असर पड़ा। जिस तरह से रिपोर्ट में बताया गया कि जाली खबरें इस तरह की भी मौसूल हो रही थी जैसे लाखों लाशों की वहाँ पर मौजूदगी है, गंडापुर को या बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी वजूहात बनी जो पीटीआई के एहतजाज की शिद्दत बढ़ी। देखें, फर्ज किया ये रिपोर्ट ना आती वॉच डॉग की, या ये वाली जो न्यूज है ये ना चलती, फिर भी बात ये है कि पीटीआई क्या है। पीटीआई खान साहब, पीटीआई की लीडर बानी पीटीआई,
पीटीआई का मैसेज किसका है, पानी पीटीआई का है। पहले इतने उनके बाद आई वीडियोज आई, कुछ और स्कैंडल आए, फिर वो तोशा खाना, फिर वो इद्दत वाला केस, उसके बावजूद भी लोग जी इस तरह की जो खबरें आती हैं या अब उनकी फेक न्यूज पे एक्सपोज किया गया है, इस वजह से क्योंकि उनका जो मीडिया डिसेमिनेशन वो बगैर सोचे समझे, बगैर ये चीज इस्तेमाल किए हुए वो हर बात पे यकीन कर लेते हैं उनके फॉलोअर्स। तो लिहाजा मैं नहीं समझता था इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन बराचा साहब, ऐसे किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, जैसे 24 नवंबर की हमने देखा फाइनल कॉल थी, ऐसे इवेंट्स पर ऐसी जाली खबरें एहतजाज के पुरतशद्दुद होने की वजूहत में से भी तो एक है ना। फिर वहां पर लोग मुश्तिल हो जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर ना संभालें तो फिर इमलाक का नुकसान होता है, रियासत को नुकसान पहुंचाया जाता है, रियासत को एक्शन लेती है, फिर रियासत पर उंगलियां उठती हैं। यही तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है। देखिए ना, वो टाइमिंग्स चूज करके उस टाइमिंग्स के हवाले से ही ऐसी न्यूज छोड़ते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए। 9 मई के हवाले से मसलन एक मैक्सिम बनाया हुआ है कि जी हमें रोका क्यों नहीं, और अब 26 नवंबर को रोका तो आप कहते हैं हमें रोका क्यों। लेकिन वो दोनों सूरतें में अपने फॉलोअर्स के लिए उनका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज देखे ना, 245 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, उसमें 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार लोग आ जाए तो वो कोई इतनी बड़ी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान की कि चारों सूबों से आए तो यही केपी से थे, पंजाब कितना इधर आए, या दूसरे इलाकों से, दूसरे सूबों से कितने लोग आए थे। यही मैं फाइनल कॉल, जिसका नाम ही फाइनल कॉल था, जिसका मतलब था आखिरी मार्क, जिसका मतलब था अब बस हम जाएंगे और हम हर चीज फतह करके आ जाएंगे। जैसे अली अमीन कल कह रहे थे कभी तो 5 हमले किए हैं, हम फतह करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ यूज की जाती है, ये 40-50 साल हो गए। ये दहशतगर्द कहते थे हम कमांडर हैं, हमारा शूरा का इजलास हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर, वो इस्लामी टच जो दिया गया ना इन चीजों को, आज आके हमने 40 साल के बाद कहा कि वो खारिज हैं, वो खारजी हैं। पहले हम खुद कहते रहे कि का इजलास है, फलाना कमांडर है, ये सीनियर कमांडर है, जूनियर कमांडर, अब आके टर्मिनल। तो ये चीजें जो टच है ना, ये टच अब इधर भी तो जो अली अमीन कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं सोमनाथ वाले तो नहीं रहते, वो कहते हैं पानीपत पे कितने हमले हुए, उन्होंने कहा कि 17 हमले। महमूद गजनवी के साथ अपने आप को मिलाकर वो तारीखी जो वो तो सबके हैं, मसलन इस्लामी टच है या पाकिस्तान की इस खित्ते की तारीख में जो लीडर्स हैं, हीरोज हैं, वो तो सबके हैं। वो जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनके भी हैं, जो पेशावर में बैठे हैं उनके भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लेकिन बराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन के तनाजुर में फिर हुकूमत बातें करती नजर आई। गवर्नर राज के हवाले से हुकूमत ने कहा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिर पाबंदी लगानी चाहिए थी। इन फ्यूचर आप देख रहे हैं फिर ऐसा कुछ होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से केपी से आती है इस्लामाबाद की तरफ? अगेन, जब आप सियासी तकसीम के माहौल में रहे, तनाव के माहौल में रहे, तो रेटरिक जो है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। अभी गवर्नर राज लगाने की वजह ये नहीं है, ये नहीं हो ही नहीं सकती कि पॉलिटिकल तो फिर वो रोजाना की बुनियाद पर हलाकतों शहादतों की वजह से लगाए ना कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम करने में नाकाम है। आज केपी का कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है जहां पर आप असर के बाद शाम के वक्त आप गुजर कर दिखाएं? कौन सा ऐसा है जहां पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म अरूज पर नहीं है? लेकिन सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? वही कि हम सोमनाथ वाले हैं, ये जनाब पानीपत वाले हैं, हमने एहतजाज करना है, हमने फाइनल कॉल देनी है, हमने सिविल नाफरमानी शुरू करनी है। गवर्नर राज लगा की बुनियाद ये जुलूस नहीं बन सकते। आइन तो इजाजत देता है आपका पीसफुल असेंबली की और एहतजाज की, लेकिन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अमन अमान कायम करना। कुर्रम एग्जैक्टली उन दिनों में जब कुर्रम में कत्लेआम जारी था,
यहाँ तो फाइनल कॉल के जुलूस और ये जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, ये अकाउंटेबिलिटी उन बुनियादों पे होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि आपकी एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अमन कायम करना, जिसमें यू हैव फेल्ड अटरली। ठीक है, और हमें नाकाम भी दिखाई दे रही है इस वक्त केपी की हुकूमत भी इस हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, काफ़ी उसमें बातें हुई हैं, मस्बत पेशरफ्त की बात की गई है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टांस है, पीसीबी का जो स्टांस है, वो बिल्कुल दुरुस्त है? किसी भी तौर पर हमें अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसी की कोशिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी भी इस वक्त? नहीं, स्टैंड तो यही लिया हुआ है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी एनॉमली है कि अब आईसीसी हो या क्रिकेट बोर्ड हो दुनिया के, या क्रिकेटर्स हो, इतना उसमें कैपिटल आ गया, इतना पैसा आ गया, और वो सारा उसकी मैक्सिमम ओरिजिन इंडिया से है। तो एक तरह का भारतीय पैसे ने क्रिकेट वर्ल्ड को हॉस्टेज बनाया हुआ है कि जो वो फैसला करेंगे दुनिया उसको क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है फॉलो करेगी, क्योंकि उसमें पैसा है। अब उन्होंने कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम थर्ड वेन्यू पे खेलेंगे। पाकिस्तान भी ये कह दे तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? मसलन पाकिस्तान और इंडिया का मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में नहीं हो, वो ईडन गार्डन कोलकाता में नहीं हो, और वो हो जाए दुबई में। जो तमाशाई हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के, वो तो अपने अपने ग्राउंड पे ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, लेकिन दुबई में जो फर्स्ट राइट से पैसा आ जाएगा वो इन तमाशाइयों के स्टेडियम में बैठने से कहीं ज्यादा होगा। लिहाजा वो जो पैसे का एलिमेंट है इस क्रिकेट वर्ल्ड में, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के कॉज को आगे बढ़ा के कम से कम एक जो ईगो है, एक मुल्क का जो प्रेस्टीज है, डिग्निटी है, उसको तो आप होल्ड करने की वो कोशिश कर रहे हैं, विच इज लॉडेबल। ठीक है, और फिर इस हवाले से पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है और पॉजिटिव स्टांस भी है। जितनी ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तानी टीम के लिए दे दी गई थी कि आए मैच खेलकर वापस चले जाएं, हाइब्रिड मॉडल पर भी हिंदुस्तान मानने को तैयार नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तानी टीम ही वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आए, वो लोग किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके मुताबिक कोई सिक्योरिटी थ्रेट हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। नहीं, मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि चूंकि अभी आईसीसी ने लगता है जी पराचा साहब हमें सुन पा रहे हैं? इधर नहीं आएंगे हम। जी मैं सुन रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जो बात कर रहा हूं कि अब फाइनली आईसीसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की इस हवाले से, लेकिन जो इनिशियल खबरें आई हैं तकरीबन वही होती हैं कि अगले 3 साल में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, थर्ड वेन्यू पे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो सिर्फ इंडियन एंड पाकिस्तानी देखते, पूरी दुनिया देखती है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। वो चाहे ब्रिटेन में मैच हो रहे हो तो सबसे ज्यादा जो महंगे टिकट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पराशर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? सियासत कंप्लीटली तौर पर इन्वॉल्व कर दी गई है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम जय शाह के हवाले से भी बात करें, आईसीसी के चेयरमैन वो बन चुके हैं, मजीद इजारादारी होगी हिंदुस्तान की, आईसीसी में अब वो बैठ गए हैं। इसके बाद सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से वो खुद से कायल करेंगे अब इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन जो टीम है वो भी पाकिस्तान में खेले या बायलैटरल सीरीज का आगाज हो जाए किसी तरह से? मैंने आपको बॉटम लाइन बता दी कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस आया है क्रिकेट में, जो आप भी कह रहे हैं मजीद इजारादारी होगी, उसकी बुनियाद पैसा है। पैसा आईसीसी को भी चाहिए, पैसा हर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, पैसा हर चाहिए। आईपीएल देख लें, इंडियन प्रीमियर लीग में कितने ह्यूज सम ऑफ मनी ऑफर होती है और वो कमाते हैं क्रिकेटर। इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस है, इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जादू, जन्नात और मनफी ताकतों के हवाले से, जहां मुख्तलिफ सकाफतों और मजहबी अकायद में कई मुतनाज़ा आरा पाई जाती हैं। इस्लामी तालीमात में जादू और जन्नात को हकीकत के तौर पर तस्लीम किया गया है और इनसे बचाव के तरीके भी कुरान और हदीस में मौजूद हैं।
ताहम साइंसी नुक्ता नज़र से जादू की हकीकत साबित करना मुश्किल है, क्योंकि साइंसी तहकीक में इस किस्म की गैर मादी या फिज़िकल मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद कुछ नफ्सियाती मसाइल जैसे ज़हनी दबाव, इस्तराब या बीमारियों को जादू या मनफी क़ुव्वतों के असरात के तौर पर पेश किया जाता है। ये सवालात ख़ास तौर पर उस वक्त अहम हो जाते हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशानियों, बीमारियों या गैर मामूली हालात का सामना करता है और इन हालात की वजह वो जादू या बद नज़र को समझता है। इनमें से कुछ अलामात ऐसी हैं जो जादू के असरात की तरफ इशारा करती हैं, जबकि बाज़ नफ्सियाती मसाइल की अलामात भी इनसे मिलती जुलती हैं। इस तफसील में हम जादू की हकीकत, इससे बचाव के तरीके और जिन्नात के इंसानों के साथ ताल्लुक़ के बारे में मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती ज़ावियों को देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक रीडर समराना शाह साहिबा। उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। समराना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जादू और जिन्नात के असरात की हकीकत हम जानना चाहेंगे कि आखिर में ये है क्या मादी हकीकत में ये मौजूद है, क्योंकि साइंसी नुक्ता नज़र में तो इसको नहीं माना जाता। बिल्कुल जी, ये ऐसा है और ये एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखा जाए तो बीइंग मुस्लिम तो हमारा ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है और हमारा ईमान है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, ये वर्ड साइकिक रीडर भी शायद कहीं एग्जिस्ट ना करता हो या कहीं पे पहले ना सुना गया हो, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि क्वालिफाइड वो वाली चीज़ें जो कि हमारे यहाँ तो लोग ये तरह के मसले मसाइल लेके मौलवियों के पास जाते हैं जो अच्छा चुना लगाते हैं 10-10 लाख रुपए का उनको। बट ये है कि आप प्लीज़ किसी क्वालिफाइड साइकिक रीडर के पास जाएं ताकि आपको जो है बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है उसका एटलीस्ट आपको पता चले, डिफरेंशिएट कर सकें। एग्जैक्टली। अब सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी सिम्टम्स आपको वैसे ही लगेंगे, या वाकई ही जेन्युइनली जिन्नों का या किसी नेगेटिव एंटिटी का आप पे असर है तो वो भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको एक जैसे ही ऑलमोस्ट लगेंगे। तो मैं एक आपको मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे सपोज अगर मैं किसी क्लाइंट से पहला क्वेश्चन करूँगी कि आप मुझे ये बताएं अगर जिन्नात या जादू का कोई प्रॉब्लम आता है, केस मेरे पास आता है, तो मैं सबसे पहले उनसे ये क्वेश्चंस करूंगी कि आप पानी का इनटेक आपका कितना है। ठीक है, दिस इज लाइक थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन भी लगता है कि पानी का इनटेक, क्योंकि अगर बॉडी में पानी का इनटेक नहीं होता तो साइकोलॉजिकली मेंटली जो है आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जो आपका भारीपन, आपको शोल्डर्स पे भारीपन होना, नींद का ना आना, या फिर वो लोग कहते हैं रात को हमें पैरालिसिस इश्यूज हो जाते हैं। वो जब आपको पानी का इनटेक आपकी बॉडी में पूरा नहीं होता तो साइकोलॉजिकली आपको ये मसले जो है हो जाते हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि जिन्नात, जादू या बद नजर है, तो बेसिकली नहीं। अब वो उसका जवाब क्या होगा, जो भी क्लाइंट होगा उसका जवाब ये होगा कि पूरे 5 ईयर या 10 ईयर से मैं पानी का इंटेक जो है वो पूरी तरह से नहीं ले रहा। मोस्टली मेरे पास यही जवाब आता है। और 99% जो है लोग वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार है, जिनको लगता ही है कि शायद बद नजर या जादू या कुछ इस तरह की चीज़ है। और फिर किस तरह से इन दोनों कैटेगरीज को आप डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम फिर ये है कि ना, जैसे साइकिक रीडर मैंने तो पहली बार ही नाम सुना है, साइकोलॉजिस्ट का ही हम तो नाम सुनते आए हैं, तो कैसे फिर उसको डिफरेंशिएट किया जाता है? लोग ज़रा हिचकिचाहट महसूस करते हैं अपनी फैमिलीज़ में इस चीज़ को डिस्कस करने से या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाने से। आप लोग किस तरह से फिर इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से अलग करते हैं, इनको ट्रीट किस तरह से करते हैं? अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स क्या हैं, जिन्नात अगर हैं तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा जी, बेसिकली हम वही ऑब्वियसली कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको जेन्युइनली साइकोलॉजिकल मसला था, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मैंने उनको एक यूजली जो आप पानी यूज़ करते हो वो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा ये आपने 3 टाइम पीना है। अब पूरे 1 वीक के बाद वो आई है मेरे पास हंसती खेलती, बड़ा आपने तो बड़े अच्छे, मुझे ये क्या किया आपने, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, मुझे तो जो चीज़ें नज़र आ, बिकॉज आई नो, मुझे वो पता था। अच्छा, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं जो कि हम ओबियसली एंटिटीज़ को देखते हैं कि वाकई जेन्युइनली एंटिटीज़ जो हैं या जादू या जिन्नात इनके उस प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर इनके बिकॉज
बिकॉज हर कोई जा नहीं सकता, या हर कोई साइकिक रीडर के पास भी ऑब्वियसली नहीं जाएगा। दिस इज़ वेरी न्यू टर्म फॉर अ पाकिस्तानीज भी ना, और हमारे यहाँ तो फिर जो मौलवी होना या दाढ़ी का होना भी ज़रूरी है कि आप नॉलेजेबल हैं और आप इस्लामी दीन की बात करते हो, तो फिर उसके लिए दाढ़ी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो लोग अवॉइड करते हैं। अब उसके बड़े इजी या सिंपल से हम सिम्टम्स है, जिन्नात या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे क्या है, अब सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो वाटर है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जीज। तो क्या होगा, अक्सर ही उस घर में वाटर के जो टैब होंगे, ये नहीं कि एक दो दफ़ा ख़राब हो गए जान निकल गई जिन्नात है, अक्सर ही वहाँ पे टैब्स के साथ इशू रहेगा। फिर हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लाइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अक्सर ही उस घर में प्रॉब्लम रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, या जो वो प्लेस है वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो अनयूजुअल होगा। गर्मी में आप फील करोगे कि वो सर्दी है और सर्दी में आप फील करोगे वो गर्मी है। ये तो एक थोड़ी सी मैंने बेसिक ये चीजें दे दी। जैसे टैप वाला आपने बताया और आपने बिजली वाला बताया, तो हम मूवीज में भी देखते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, टैप से पानी गिर रहा है या वहां पर लाइट्स ऑन ऑफ बार बार हो रही हैं। बिकॉज अब अच्छा क्या, हमारे इस्लाम में भी कई जगह पे ये कोड किया कि जिन्नात आपकी बॉडी में इंटर जब करते हैं, पानी के ज़रिए इंटर करते हैं, तो पानी जो है वो पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं रोकता भी है इन चीज़ों को, या इलेक्ट्रिसिटी भी है वो पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं जब जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं वहाँ पे मोस्टली ये सिम्टम्स तो हैं लाजमी होते हैं, स्पेशली नेगेटिव एंटिटीज़ जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे ये सिम्टम्स जो हैं वो होंगे ही होंगे। अच्छा, फिर वो बंदा एंटी सोशल, अब साइकोलॉजिकली भी ऐसा होगा कि जहाँ पे नेगेटिव एंटिटी या जिन है वो बंदा एंटी सोशल हो जाएगा, या रिलीजियसली वो बहुत इन चीज़ों से दूर भागेगा, वो बात करना किसी से पसंद नहीं करेगा। ये तो खैर जिन्नात वाले इशू में भी आएगा, और ये जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसके साथ भी ऐसा होगा। तो ओबियसली वी कैन यूज़ कुछ इक्विपमेंट होते हैं एनर्जी टाइप के, जिससे हम देखते हैं कि क्या वाकई कुछ एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं, या फिर 2-3 क्वेश्चंस करके ही थर्ड क्वेश्चन पे ऑब्वियसली आपको आइडिया हो जाता है कि ठीक है। अच्छा, वो लोग जिनको फिर इश्यूज हैं, जो बेहोश भी हो जाते हैं, फिर वो उनका साइकेट्रिक इशू है या वही नेगेटिव एंटिटी वाला है, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं फिर लोग। हाँ, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जब बीमार रहते हो तो क्या होता है, साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन ही आपको वो मैसेज देना शुरू कर देता है कि नहीं ये तो कोई जादू है, ये तो कोई बद नज़र है। मोस्टली जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं हमारे पे तो जिन और बदनज़र या इस तरह, बिकॉज आपका ब्रेन ही उस टाइम पे ये चीज़ें वो आपको एक्सेप्ट करवाना शुरू कर देता है कि नहीं कोई वो। अच्छा, फिर तो एक तो हमारे साथ शयातीन भी होते हैं, वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो भी हमें उस तरफ प्रवोक करते हैं कि ठीक है जी अगर ये इस तरफ जा रहे हैं, और मज़ीद इनका अकीदा ख़राब करते हैं वो ज़्यादा। बिकॉज क्या है, देखिए लॉ ऑफ एनर्जी पे पूरी जो आपका वर्ड है वो बना है। अब वो एनर्जीज आपके इर्द गिर्द हर टाइम रहती हैं, हर बंदे के साथ वो नेगेटिव एनर्जीज भी आपके साथ रहती हैं, पॉजिटिव। आप जिसको दावत दोगे ना, आप अगर पॉजिटिव एनर्जीज को दावत दोगे वो सारी जो है आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। आप नेगेटिव एनर्जीज को बुलाओगे, ऑब्वियसली वो सारी नेगेटिव एनर्जीज तो हमारे यहाँ एक्टिव हो जाएंगी। बहुत से लोग भी आप पर ये चीजें करवा देते हैं, तो वो उस वजह से भी है। एक तो आप खुद से तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को देख रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों की तरफ से करवा दिया जाता है, और खासतौर पर स्पेसिफिकली कहा जाता है कि रात के औकात में जो जिन्नात के असरात हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत? ये बात भी सच है, ये भी ट्रू है कहीं ना कहीं कि रात के पहर में जो है खास तौर पे जो नेगेटिव जिन्नात हैं या जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे बाबा अजदाद बोलते थे कि आप जो है वो पानी के बर्तन ढाँप के रखें, या शीशे का कमरे में जो है ना रखें, या कंघी करके आप बाल ना करें। और ये बातें किसी हद तक जो है वो ठीक भी हैं, जिनको हम बड़ा टैबू इस टाइम पे कंसीडर करते हैं कि नहीं ये तो बस दादी नानी ने कह दी तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। इवन ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी ऑथेंटिक इन चीज़ों को मानते हैं, और ये वाकई बात ठीक है कि रात के पहर में नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा वो करना शुरू कर देते हैं। बाकी छोटे ट्रिक्स तो मैंने आपको बता दें कि इनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ही कुछ ऐसा मसला है। फिर ये कि हमारे मौलवी साहिबान ने कोई तावीज़ लेके चला गया तो आपने क्या किया, उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया, ओह तेरे बड़ा बड़ा जादू है, तू तो गया, तू तो मरने वाला हो गया। अब क्या हुआ, मेंटली उस बंदे को
आपने उसके दिमाग में वो इंजेक्ट कर दिया, अब वो उसका जो ब्रेन है, बिकॉज जो चीज़ आप इंजेक्ट करते हो साइकोलॉजिकली ब्रेन उस पर वर्किंग शुरू कर देता है। तो आधा तो हमारे ये मौलवी हजरात ने आवाम को पागल किया हुआ है कि अच्छा, ये जो हम अक्सर सुनते हैं, हम स्टोरीज़ में भी, नॉवेल्स में भी या फिल्म्स में भी देखते हैं, फिल्म्स भी हकीकतों को इश्यूज़ लेकर, स्टोरीज़ लेकर ही बनाई जाती हैं कि जो नौजवान लड़कियां होती हैं उन पर जिन्नात आशिक हो जाती हैं। ये कैसे होता है जो बच्चियों पर हो जाता है ये? अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है कि मर्द की बजाय जो नेगेटिव एंटिटीज़ या जिन्नात है वो लड़कियों या औरतों से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और उनको अपना शिकार भी उनको ज़्यादा बनाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि खुशबू, बहुत तेज़ खुशबू जो है, और अपनी एक बॉडी की भी खुशबू होती है, हाँ फ्रेगरेंस होती है, वो भी जो है वो जिन्नात को अट्रैक्ट करती है। फिर ये कि बाल, मैं बिल्कुल इस बात से मना करती हूँ कि बाल आप जैसे ही नीचे फेंकते हो या कुछ, तो कोई भी जादू करने वाला, कोई नेगेटिव एंटिटी आपके बाल उठा के, बिकॉज बाल तो डीएनए हो गया ना आपका, तो बड़ा इस मामले में केयरफुल आपको रहना चाहिए कि मत आप बाल नेल्स कट करके आप जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो दफना दे, बजाइए कि आप इधर, बिकॉज आपका डीएनए किसी नेगेटिव एंटिटी के पास या किसी जादूगर के पास बाय चांस ही आपकी चीजें आ गई तो आप तो समझो गए ना काम से। ठीक है, तो हम तो इन चीजों की बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं। नाखून काटे हैं तो वो डस्टबिन में फेंक दिए हैं, गिरा दिए कहीं पे, तो जो मिट्टी में दबाने वाला आप बता रही हैं तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल है, या किसी सेफ जगह पे जमा करके ढेर सारे, फिर आप उनको मिट्टी में दफन कर दें ताकि आप इन चीजों से एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन चीजों के इस्तेमाल से जादू आप पर हो सकता है। ये तो नेगेटिव उसका इस्तेमाल कर सकता है। जब आप देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी जात जो है, उन पे जब जादू हो सकता है तो हम तो किसी ज़मरे में नहीं आते। तो बेशक आपको जो है वो इस मामले में मोहतात रहना चाहिए और इन चीज़ों की जो है। ठीक है समना साहिबा, जिस तरह से आपने ये कहा यकीनी तौर पर ये चीज़ें मौजूद हैं। साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं तो साइंस उस तरह से इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती है, शायद साइंस में उस तरह से रिसर्च नहीं हुई है। इस्लाम ने तो हमें बता दी है कि तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोई एक ऐसा शख्स जो है जानना चाहता हो, कोई ऐसा तरीकाकार कि उसके घर में ऐसी नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, नहीं हैं, या किसी को महसूस हो रही हैं, तो वो कैसे ये कंफर्म कर सकता है? मैंने बड़े अभी इजी आपको मेथड बता दिए कि क्या होगा। यूजली अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं तो आपके घर के टैब, ये नहीं कि एक दो दफ़ा ख़राब है, मोस्टली आपके घर के टैब में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, या उस घर में लड़ाई झगड़े जो होंगे वो अनयूजुअल ही होंगे कि आप बिला वजह आप ना चाहते हुए भी उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा जो है वो रहेगा। फिर ये कि मजहबी चीज़ों से वो पूरा घर या वो बंदा जो है वो बहुत दूर रहेगा। फिर ये कि एंटी सोशल। अच्छा, फिर एक और बड़ी वो चीज़ जो मैं बताना भूल गई, डार्क प्लेसेस। ऐसे जो लोग हैं या फिर जिन पे कोई असर या असरात हैं, वो लोग लाइट में जाने से जो है वो बहुत गुरेज करेंगे। ख़ास तौर पे डे लाइट में वो लोग जो है वो नहीं जाएंगे, वो हमेशा डार्क प्लेसेस और ठंडी प्लेसेस पर ही रहेंगे। तो अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप जो है वो किसी क्वालिफाइड बंदे को भी आजमा के देख लें, मे बी वो आपकी हेल्प ठीक है। लास्ट कमेंट बस कर दीजिएगा, जैसे खाली जगह होती हैं, खाली घर होते हैं, पोर्शंस हमने देखा कि लोगों के कुछ पोर्शंस हैं, कमरे हैं, स्टोर हैं, वो खाली होते हैं, वो ऐसी चीज़ों की फेवरेट जगह के तो बन जाते हैं शायद खाली जगह। बिल्कुल, गंदगी और खाली घर जो है वो नेगेटिव एंटिटीज का समझे मरकज है। और ख़ास तौर पे वो घर जो 5-6 साल से कहीं पे भी कोई भी उसमें जो है वो बंदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा या आ जा रही, तो वो तो क्या कहते हैं फेवरेट प्लेसेस हो गई। तो उन जगहों पे आप जो है वो अवॉइड करें। या हमारे मज़हब में बड़ी इतनी सूरह बकरा की लास्ट 2 आयात जिस घर में भी पढ़ी जाती हैं, ना तो आपको कभी नज़र लगेगी, ना आप पे कोई जादू होगा, कभी भी आपके साथ नेगेटिव एंटिटीज रह ही नहीं सकती। जब हमारे पास तो इतने सोर्सफुल चीज़ें, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, तो हमें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। यकीनी तौर पर जो ये जिन्नात वाला मामला है, इस्लाम में तो हमने शुरू से पढ़ा है, कुरान और हदीस में भी हम देखते आए हैं कि ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। साइंटिफिकली, साइंसी नुक्ता नज़र से अगर बात करें तो जादू की हकीकत को साबित करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक रीडर समराना शाह साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।